मालिक ने 2 लाख रुपए महीने पर मुझे मुलाजिम रखा हुआ था। मेरा काम सिर्फ मालकन को राजी रखना और रात को उसका मसाज करना था। मैं भी जोर लगा लगा कर मालिकन का मसाज करता, लेकिन एक रात मालिक ने 50 लाख की ऑफर की और खुद घर से गायब हो गया। रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मालकन ने सुबह से शाम हो चुकी थी। गर्मी की शिद्दत से अब तो आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा था, मगर इसके बावजूद मैंने हिम्मत न हारी थी। जहां भी सड़क किनारे पानी मिलता तो चेहरा धो लेता, मगर इसके बावजूद मेरी हालत अब गैर होने लगी थी। शाम हुई तो लोग अपनी दुकानें बंद कर करके घर जाने लगे और कारोबारी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे अपनी मंजिल को जा रहे थे। मैंने हसरत से इन सब को देखा। भूख भी बड़ी लगी थी, मगर जेब में 1 रुपया भी मौजूद ना था। घर से निकलने लगा था तो बड़ी बाजी ने कल रात की बची रोटी मेरे लिए गरम की, मगर मैं यही कहकर बिना नाश्ते के ही आ गया कि आज मुझे जरूर काम मिल जाएगा, ये रोटी आप खा लें। वो भी तो आखिर भूखी थी, मगर सारा दिन हर दर की खाक छानने के बावजूद मुझे कोई नौकरी न मिल सकी। अब्बा की वफात के बाद तो हमारी हालत बिगड़ती ही चली गई थी। वो जो कमाते थे उसी से हमारा गुजारा होता था, मगर उनकी अचानक मौत से सब कुछ दरहम भरम होकर रह गया था। 2 बहनों का इकलौता भाई था, बड़ी बाजी तो बेवा थी और एक बच्चे की माँ बनने वाली थी, जबकि छोटी भी शादी की उम्र को थी, मगर कहाँ से करता मैं सब अखराजात पूरे। आखिर थका हरा सड़क किनारे बैठकर सर झुकाए आंखें मूंद गया। जी चाहा कि बस कहीं दूर भाग जाऊं, जहां जाकर सारा तनाव खत्म हो जाए। खाली हाथ घर जाने की हिम्मत भी मुझ में नहीं थी। बहनें इंतजार में थी। मैं यूं ही सर झुकाए बैठा था कि जब मेरे पास एक गाड़ी आकर रुकी। मैंने ध्यान न दिया। इस गाड़ी से एक शख्स उतरा और मेरे अकब में मौजूद दुकान से ठंडे मशरूब लेने लगा। मैं उसकी और दुकानदार की आवाजें यहाँ तक मुझे सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो शख्स दुकान में दाखिल हुआ तो दुकान में खड़बड़ी सी मच गई। वो कहने लगा, मोहतरम आप यहाँ कैसे? हमें बताया होता, सामान घर तक पहुंचा देते। मगर वो अमीर कबीर शख्स कहने लगा कि उसकी जरूरत नहीं, यूं ही आपसे मिलने को जी चाहा तो चला आया। वो यूं ही बात करके कुछ सामान पैक करवा कर वापस पलटे। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उसी पल मैंने एक नजर उठाकर उन्हें देखा जो मुझे देखकर रुक गए थे। वो तो ईरान के अमीर तरीन लोगों में से एक थे, जिनकी तस्वीर अक्सर मैं बड़े बिलबोर्ड्स पर मशहूरी के तौर पर देखा करता था। मैं हड़बड़ा कर खड़ा हो गया और सलाम देने लगा। न जाने क्यों वो मुझे बगौर देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक सी उभरी। कहने लगे, मेरे साथ आओ। मुझे डर भी लग रहा था, मगर चलता हुआ उनकी एसी वाली गाड़ी में बैठ गया तो कुछ सुकून हुआ। उन्होंने मेरी जानिब जूस बढ़ाया और मेरे बारे में पूछने लगे। मैं भी दिल का बोझ हल्का करना चाहता था, रोने लगा और सारी रुदात सुनाने लगा, जिसे सुनकर वो कहने लगे, समझो तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए लड़के। मुझे अपनी बीवी के लिए तुम जैसे खूबसूरत लड़के की ही तलाश थी। वो मेरे कांधे पर जोर देकर बोले तो मैं सवालिया नजरों से उनका चेहरा देखने लगा। उनकी बात में कोई खास मतलब छुपा था, मगर उनकी नजरों में झांक कर मैं न देख सका। वो मुझे अपने साथ ले गए। कुछ देर के बाद गाड़ी एक महलनुमा घर में आकर रुकी। उस घर को देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया था। कहाँ मैं ईरान के छोटे से गाँव में आम से घर में रहने वाला लड़का, और कहाँ ये बड़े साहब का इतना खूबसूरत महलनुमा घर। मैं तो पलकें झपकना ही भूल चुका था। अगले ही पल उन्होंने अंदर चलने का इशारा किया और सोफे पर बिठा दिया। खुद वो न जाने कहाँ गायब हो गए थे। उन्हें देखकर सभी मुलाजिम चाको चौबंद हो चुके थे। शायद वो मुझे यहाँ किसी काम के लिए लाया था। तकरीबन आधे घंटे बाद सीढ़ियों से मुझे किसी के उतरने की आवाज आई। जब सर उठाकर देखा तो बस देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी थी। पैरों तक आती सादा सी नेवी ब्लू कलर की जॉर्जेट मैक्सी पहने चलती हुई एक अदा से नीचे उतरी तो आसमान से जैसे परी उतरी हो, मगर उसके चेहरे पर इस कदर उदासी छाई हुई थी जो बयान से बाहर है। न जाने क्यों वो इस कदर उदास थी। वो मुझे 21-22 साल की लड़की लग रही थी, जबकि वो बड़ा साहब तो पक्की सी उम्र का मालिक था। हो सकता था कि ये उसकी बेटी हो। मैं 17 साल का था, बस झुरझुरी लेकर रह गया। तभी बड़े साहब आए और देखते ही देखते उस लड़के को बाहों से थामते हुए अपने साथ लाने लगे। मेरे पास आकर बोले, शाहनवाज, ये मेरी जान से प्यारी बीवी है और तुम्हारी मालिका। आज के बाद तुम इनका हर कहना मानोगे। जो ये हुक्म देंगी तुम्हें वही करना होगा। मैं घबरा कर खड़ा हो गया और फर्माबरदारी से सर हिलाने लगा। वो मालिकन मुझे घूर घूर कर यूं देख रही थी जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ।
अगले ही पल उसने मुस्कुराकर शौहर का हाथ कांधे से उठाया और मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, दिखने में तो खासी समझदार लगती हो, तुम्हारे बारे में नवाज ने बहुत कुछ बताया। इसके बाद मालिक ने मेरे हाथ में नोटों की गुत्थी रखी और बोला, अभी तुम घर जाओ, सुबह जाना, तुम्हें काम बताया जाएगा। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुशी खुशी इन पैसों से सौदा सल्फ खरीद कर घर गया और राशन जाकर बहनों को दे दिया। उन्होंने जब इतना सामान एक साथ मेरे पास देखा तो आसमान की तरफ निगाह उठाई और खुदा का शुक्र अदा करने लगी। अगले रोज मैं जब काम पर गया तो उस वक्त बड़े साहब घर पर ही मौजूद ना थे, सिर्फ मालकन ही मौजूद थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर थोड़ा सा तबस्सुम आया जो यकीनन बनावटी था। मैंने नोट किया था कि वो अब भी परेशानी के आलम में थी। शायद वो मालिक के साथ खुश न थी, क्योंकि मालिक जब उनके पास थे तो वो तब काफी परेशान थी, बार बार अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करती रहती थी। उम्र का भी बहुत फर्क था, हो सकता है कि मालिक ने उनसे जबरदस्ती शादी की हो। ऐसी ही बातें मेरे जहन में आ रही थी जब उस रोज मालिकन कहने लगी कि तुम मेरे कमरे की सफाई कर दो। मैंने उसी वक्त पोछा लिया और कमरे की सफाई करने लगा। मैं भी कमरे की सफाई कर ही रहा था जब वो कमरे में आई और आकर बेड पर नींद दराज लेट गई। मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होने लगी। उनकी मौजूदगी में मैं काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, मगर फिर भी करना तो मजबूरी थी। जब नजर उठाकर एक मर्तबा मालिकन को देखा तो नींद दराज आंखें मूंदे सो रही थी और बार बार अपने माथे पर मसाज कर रही थी। शायद उनके सर में दर्द था। कहने लगी कि मुझे वहां से सर दर्द की गोली दे दो। मैंने गोली उठाकर दी और पानी का गिलास पकड़ाया। वो एक झटके से गोली निगलकर आंखें बंद करके लेट गई। मैं पूछना चाहता था कि मालिकन आपकी तबीयत खराब है, मगर फिलहाल पूछ ना सका क्योंकि ये मेरा दूसरा दिन था। अभी वो सो रही थी, उनका मोबाइल बजने लगा। फोन आना था कि वो बौखला कर उठ बैठी। उनके चेहरे पर मौत की सी जर्दी वाज़ेह होने लगी। न जाने क्यों एक फोन कॉल से वो इस कदर हड़बड़ा चुकी थी। मेरी छठी हिस्स भी फड़कने लगी थी। उन्होंने डरते हुए फोन कान से लगाया तो बड़े साहब की कॉल थी और डरते डरते उनसे बात करने लगी। कई हफ्ते मुझे यूं ही उनके यहाँ काम करते हुए गुजर गए। मैं उनका कहा हर काम दिल लगाकर करता। धीरे धीरे बड़े साहब और मालकन भी मुझ पर एतबार करने लगे। वो मुझसे अपना हर काम करवाने लगे और बदले में हर माह अच्छी तनख्वाह दे दिया करते थे। मगर इस अरसे में मैंने एक बात नोट की थी कि मालकन आज भी मालिक को देखकर परेशान हो जाया करती। बाकी सारा दिन वो नॉर्मल रहती थी। मैंने सुन रखा था कि उनकी शादी को 5 साल हो गए, मगर अभी तक उनके यहाँ कोई औलाद न हुई थी। कि बात तो बड़ी ही सोचने वाली थी, मगर मैंने ज्यादा ध्यान न दिया। एक रोज मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और काम निपटाकर उनके कमरे में चला आया। जब कमरे में आकर देखा तो मालिक कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि मालकन यूं ही लेटी सो रही थी। उन्हें सोया देखकर मेरी नजरें झुक गई और मैं चलता हुआ मालिक के पास गया। वो मुझे अपने पास बिठाने लगे और कहने लगे, मुझे तुमसे तुम्हारी मालकन के बारे में जरूरी बात करनी है। उम्मीद है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। तुम अगर चाहो तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर सकती है। हमारी जिंदगी में वो सुकून लौटा सकते हो जो मुझे और मेरी बीवी को चाहिए। मैं बड़े साहब की कोई बात समझ न सका। फिर वो कुछ देर खामोश रहने के बाद जो कुछ बोले वो सुनकर मेरा हलक खुश्क होने लगा। ऐसे लगा जैसे हलक में कांटे चुभने लगे हों। मैं हैरानगी से मालिक को देखने लगा और सोचने लगा कि भला मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। वो तो मेरी मालकन है। मगर मालिक ने मेरा हाथ दबा दिया। वो मेरे बदलते तासुरात देख चुके थे। फिर कहने लगे, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, मगर बदले में तुम्हें हमारी जिंदगी में खुशियां लौटानी होंगी, और ये सिर्फ एक राजदार शख्स ही कर सकता है। जब पैसों की बात सुनी तो मैं खामोश हो गया। कम से कम इतना भी लालची नहीं हो सकता था। मगर अगले ही पल जब मालिक ने मुझसे वादा किया कि वो दोनों बहनों को एक अमीर घर में शादी करवा देंगे और मेरी बेवा बहन को भी एक बड़े घर में ब्याह देगा, वो दोनों खुशो खुरम रहेंगी, तो मैं इनकार न कर सका। अगर मालिक की बात मानने से मेरी बहनों को खुशी मिल सकती थी तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता था। मगर यूं मालकन के साथ 3 दिन तक मैं सोच विचार में गुम रहा। मगर आखिर पैसों का सवाल था। उस रोज मालिक मुझसे कहने लगा कि मैं अगले हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँ तो मुझे तुमसे खुशखबरी चाहिए। मैं भी हाँ में सर हिलाने लगा। उस दिन के बाद से मैं सारा दिन मालकन के साथ रहने लगा। जो कुछ मुझे बड़े साहब कहकर गए थे मैंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया था। हर वक्त मालकन के कमरे में घुसा रहता, उनके साथ बातें करता और बहाने से उनका हाथ थामकर उन्हें एतबार में लेने की कोशिश करता। वो मुझे एक अच्छा दोस्त समझने लगी थी, मगर मैं तो यहाँ कुछ और ही करने के लिए आया था। मालकन की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो डिप्रेशन की गोलियां खाने लगी थी। न जाने वो किस बात में खुद को बेचैन किए हुए थी। एक रोज रात के वक्त मुझे काम निपटाते हुए काफी देर हो चुकी थी। 10 बजे का वक्त था जब मैं काम निपटाकर
मालकन के कमरे में आया और बोला कि मैं अब घर जाना चाहता हूँ। तो मालकन बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटी थी। उनकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो रही थी। वो मुझे देखकर कराहते हुए अंदाज में कहने लगी कि शाहनवाज, आज तुम यहीं रुक जाओ मेरे पास, घर मत जाओ। मालकन के लहजे में अजीब सी बेचैनी थी। मैं घबरा गया और बोला कि आज नहीं मालकन, मेरी बहनें मेरा इंतजार कर रही हैं। मगर मालकन मानने को तैयार न थी। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और कहने लगी कि मत जाओ। तो मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। मालकन की हालत देखकर मुझे तशवीश होने लगी थी। न जाने वो मुझसे क्या करवाना चाहती थी। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था। मालकन से पूछ बैठा कि आपके पास अल्लाह का दिया वो सब कुछ है, हर आसाइश मौजूद है। इतने प्यार करने वाले शौहर हैं तो फिर आप क्यों परेशान रहती हैं? मालकन ने मेरी बातें सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी। फिर जो हकीकत बताई वो सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मालकन कहने लगी कि मैं बड़े साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। दरअसल शादी से पहले मैं किसी और को पसंद करती थी। वही मेरी कुल कायनात था, मगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुम्हारे बड़े साहब से करवा दी। ये बहुत ही अमीर थे। एक मरतबा मुझे एक तकरीब में देखकर मुझ पर दिल हार बैठे। इसीलिए मेरे वालिदैन को भी उम्र के इतने फर्क के बावजूद ये रिश्ता ठुकराना मुनासिब न लगा और मैं यहाँ ब्याह करा गई। शादी के कई रोज गुजर गए मगर मैं अपनी मोहब्बत को भुला न सकी। मगर जिस लड़के को पसंद करती थी वो इंतकाम की आग में पागल हो चुका था। वो कहने लगा कि मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। शादी के बाद भी वो मुझे बार बार कॉल करने लगा। भले ही मैं उससे मोहब्बत करती थी मगर शादी के बाद मैं इस रिश्ते को दिलो जान से निभाना चाहती थी। मगर हर बार वो बीच में आ जाता था। कॉल करके इस कदर परेशान करने लगा कि कहता है मुझसे आकर मिलो। मैं शौहर से डरते डरते उससे कई बार मुलाकात करने को भी गई। हर बार वो मुझे कहता कि फलां मुश्किल आ गई है, मुझे पैसे दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। और मैं लाखों रुपए उस पर लुटाती चली गई। मगर अब तो दिन ब दिन उसका लालच बढ़ता ही चला गया और अब वो मुझसे लाख रुपए की डिमांड करने लगा और कहता कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मेरा राज उगल देगा और वो सब कुछ जो मेरे और उसके दरमियान है वो मेरे शौहर को बता देगा। मालकन की बात सुनी तो मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। अच्छा, तो ये बात थी जो मालकन इस कदर परेशान रहती थी। दूसरे मुल्क जाने से पहले मालिक भी मुझसे यही कहकर गए थे कि जब से हमारी शादी हुई है तब से ही मेरी बीवी मेरे साथ खुश नहीं। जानता हूँ वो बस खुश रहने का ड्रामा करती है। न जाने उसे किस बात का दुख है कि वो अंदर ही अंदर घुलती चली जा रही है, मुझसे डरती रहती है। तुम उसके काफी करीब हो चुके हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सुराग लगाओ, मालकन के करीब जाओ और उनसे पूछो कि आखिर क्या बात है, किस वजह से परेशान रहती है। मेरे सामने राज खुल कर आ चुका था। मैंने मालकन को हौसला दिया और कहने लगा कि आपको अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका हल जरूर निकाल लूंगा और आपको उस शख्स से छुटकारा दिला दूंगा। तभी एक बार फिर उस शख्स का फोन आया और मैंने फोन स्पीकर पर डालने को कहा। वो मालकन को बुरा भला कहने लगा और 20 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। कहने लगा कि आकर मुझसे मिलो, वो 20 लाख रुपए मुझे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो मालकन के घर आने वाला था। उसने पता करवा लिया था कि मालकन का शौहर दूसरे मुल्क गया हुआ है। मैंने मालकन को इशारे से कहा कि इसे कल तक की मोहलत मांग ले, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। फोन बंद हुआ तो मैंने मालकन को तसल्ली दी और उनके लिए चाय बनाकर ले आया। अगले दिन मैं अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच चुका था। मैं भी आज उसके फ़ोन के इंतज़ार में था। जैसे उसका फ़ोन आया मैंने फ़ौरन मालकन को समझाते हुए कहा कि इसे घर नहीं बल्कि अपनी बताई हुई जगह पर बुलवाइए। मालकन ने उसे मेरी बताई हुई जगह पर मिलने का कहा। वो शख्स उस जगह पर उसी वक्त आने को तैयार था। मैंने भी तैयारी पकड़ी। जब वहाँ उस जगह पर पहुंचा तो अपने कुछ दोस्तों को भी कॉल कर दी। मेरे 3-4 दोस्त जो हट्टे कट्टे थे वहाँ पर आ गए। हम लोग छुप कर बैठे थे। जैसे ही वो शख्स वहाँ पर दाखिल हुआ तो मैंने देखा वो अपने दोस्तों के साथ आया था। यकीनन मालकन के साथ कुछ गलत करना चाहता था। इतना तो मैंने अंदाजा लगा ही लिया था। जो ही वो लोग वहां पहुंचे तो हम चारों ने उन पर धावा बोल दिया और उन्हें मारने पीटने लगे। वो लोग बिल्कुल भी इस गैर मुतवक्किल सूरत हाल के लिए तैयार न थे। उसके बाकी लोग तो मार खाने के बाद भाग निकले, मगर जिसने मालकन की जिंदगी अजाब बना रखी थी उसको पकड़कर हम सब ने खूब मारा। इतना मारा कि बेचारा वहीं पर जान की बाजी हार गया। जब मार मार कर थक गए उसकी हालत देखी तो वो बिल्कुल साकित हो चुका था, मर चुका था। अगर उसे वहीं छोड़ देते तो बहुत बड़ा केस बन सकता था। मालकन को बचाते बचाते मैं खुद बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मैंने दोस्तों को साथ लगाया और जमीन खोदनी शुरू कर दी। वो जगह शहर से काफी बाहर थी, जहां पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। शाम का अंधेरा फैलने लगा था। हमने मिलकर उसको वहीं दफना दिया। मैंने दोस्तों को रुखसत किया और फिर घर आकर मालकन को सब कुछ बता दिया। मालकन को पहले तो मेरी बात पर यकीन न आया, मगर जब मैंने उन्हें सारी तफसील बताई तो उन्होंने एक लंबी आह भरी।
अगले ही लम्हे मालकन तेजी से उठकर कमरे में गई। थोड़ी देर बाद वापस आई। उसके हाथ में ₹1,00,000 थे। एक कपड़े की थैली में लपेट कर कहने लगी, ये रख लो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन आज के बाद कभी यहाँ लौट कर मत आना। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी जिंदगी से एक नासूर को मिटा दिया। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मालकन ने इतने रुपए मेरे हाथ में रख दिए थे कि मैं अपनी बहनों को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर जा सकता था। मालकन भी कहने लगी कि अब तुम अपनी बहनों के साथ दूसरे शहर चले जाओ और वहां जाकर अपनी जिंदगी शुरू करो। उन्होंने मुझे दूसरे शहर में मेरी पक्की नौकरी भी लगवा दी थी और मैं रातों रात अपनी बहनों के साथ वो शहर छोड़कर चला गया। मेरे दिल में एक बेचैनी सी थी कि शायद मैंने उसे कत्ल करके बहुत बुरा किया था। कई रोज तक तो मैं सो न सका, लेकिन फिर दिल को ये सोचकर तसल्ली दे लेता कि मैंने तो उसे कत्ल करने की नीयत से नहीं मारा था, लेकिन शायद उसका अंजाम ऐसा ही लिखा था और मेरे हाथों ही लिखा था। मैंने तो मालकन की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी और वो बदबख्त अपने अंजाम को पहुंच चुका था।